कॉनिकल पेंडुलम। एक तो होता है सिंपल पेंडुलम, नाम सुना होगा आपने। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, किसी मास को किसी धागे से बांध के फिर मेन पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ा जाता है, तो वो मेन पोजीशन के अराउंड इस वर्टिकल प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। उसी पेंडुलम को अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएं तो आप देखोगे कि एक कॉन टाइप की शेप बन जाएगी, ऐसे ऐसे देखोगे, है ना, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको यहाँ वाले पॉइंट को ऐसे मिला दूँ इधर, कभी यहाँ पे भी आएगा ये घूम के, तो ये देखो एक कॉन टाइप का से शेप बन गया ना, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉनिकल पेंडुलम बोल देते हैं। नाम क्या है इसका, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम का मतलब ये है कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूमेगा, और जो सिंपल पेंडुलम है वो वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से मूव करता रहता है। ये इनमें डिफरेंस है। अब हमको ये पता करना है कि जब ये पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूमेगा तो एक तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, धागे में जो टेंशन फोर्स होगा और जिस सर्कल पे ये घूमेगा उसके रेडियस में, इन सब में रिलेशन क्या होगा। ऐसे 2-3 टाइप की क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, तो वो देख लेते हैं, डिटेल में समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देखो, पहले ये बताओ कि जब यहाँ पे ये मास m घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, और जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा किसी पोजीशन पे वर्टिकल से किसी थीटा एंगल के ऊपर, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इस पोजीशन में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगता है। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, धागे में टेंशन फोर्स होगा, वो लग रहा होगा। तीसरा फोर्स बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो कि ये किसी आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है अभी, तो बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स दिखाएंगे जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। अगर ये v स्पीड से घूम रहा है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, तो इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो ये मेनली ये 3 फोर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो टेंशन फोर्स है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स कर लूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो कंपोनेंट कैसे लेंगे इसके, अब ये कंपोनेंट देखना। सबसे पहले तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि देखो एक जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल यहाँ पे ये होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टी का, टेंशन का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या आएगा इधर, टी कॉस थीटा, और इधर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, टी साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स हैं उनको आपस में बैलेंस कर दो। टी कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है, और टी साइन थीटा किसके बराबर है, टी साइन थीटा mv²/r के बराबर है। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। ये इक्वेशन बनेगी, जैसे अगर मैं इस फोर्स को कंसिडर नहीं करता तो मैं क्या बोलता कि धागे में जो टेंशन है उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ रहा है, कौन सा, टी साइन थीटा, जो किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैं टी साइन थीटा को mv²/r के बराबर पुट कर देता, तब भी ये इक्वेशन बनती। और वर्टिकल में तो ये बनी रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, टी कॉस थीटा mg के बराबर, और ये जो कंपोनेंट आता है ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्रिएट करता है जिससे सर्कल पे घूम रहा है ये, है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वर बन के इस पेंडुलम पे ही बैठ जाऊँ तब मैं ये बोलूँगा कि इस पेंडुलम के ऊपर, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं उसी ऑब्जेक्ट पे बैठा हूँ जो मूव कर रहा है, तो मैं क्या देखूँगा कि मेरे ऊपर इधर फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, और इधर अगर मैं कोई फोर्स कंसिडर नहीं करूँगा तो फिर वो बैलेंस नहीं होगा। ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है, इसका मतलब इधर भी कोई फोर्स मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, तब मैं उसको क्या नाम दे दूँगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अगर ऑब्जर्वर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो कि एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो अगर जो ऑब्जर्वर है वो उसी फ्रेम में हो तो उसको एक सूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ता है, फिर काल्पनिक फोर्स कंसिडर करना पड़ता है। जैसे आप कार के अंदर बैठे हो, अचानक से कार चलना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ सीट के ऊपर चिपक जाते हो, महसूस किया होगा ना। एकदम से कार आगे चलेगी तो आप सीट की तरफ धक्का लगेगा आप पे, तो आप पे जो फोर्स लगता है उस टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स, जो आपको महसूस होगा, लेकिन क्योंकि आप उसी कार के अंदर हो
इसलिए वो फोर्स आप क्या बोलोगे कि एक शूडो फोर्स है जो हमारे ऊपर लग रहा है। और वो शूडो फोर्स हमेशा किधर लगता है, जिस डायरेक्शन में सिस्टम एक्सेलरेट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करना होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होगा, एक काल्पनिक फोर्स होगा जो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई क्या, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन थीटा, क्योंकि टी साइन थीटा को टी कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आएगा, एम कैंसिल होके वी स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब एक तो ये रिलेशन याद रखो, इसमें कई बार थीटा दे रखा होता है, आर पूछ लेता है, वी दे रखा होता है, ऐसे कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। एक और चीज़ इसमें पूछेगा कि जब ये पेंडुलम इस तरीके से सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक चक्कर में इसको कितना टाइम लगेगा। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से, v स्पीड से है। v आप यहाँ से निकाल सकते हो, v क्या आएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर। तो अगर मैं पूछूं कि इसका टाइम पीरियड क्या है तो t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में क्या कर दूं, v वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर अपॉन v कितना है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास में टाइम पीरियड का। 2 पाई आप अलग कर लो, देखो यहाँ पे r कैंसिल होके एक अंडर रूट आर ऊपर बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर एक तो r बच गया ऊपर और नीचे क्या बचेगा, g टेन थीटा। ये लो जी, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला तो ये है। लेकिन नॉर्मली आपको r गिवन नहीं होता है, ये वाला r गिवन नहीं होगा, आपको इस स्ट्रिंग की यानी इस रस्सी की लंबाई गिवन होगी, l गिवन होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन होगा कि कॉनिकल पेंडुलम की लेंथ इतनी है। अब किस रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है वो गिवन नहीं होगा, तो r को हटा के l लेके आएंगे फॉर्मूले के अंदर। अब ये कैसे ला सकते हो आप, तो इस ट्रायंगल के अंदर देख लो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें बताओ एंगल थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। क्या रिलेशन होता है दोनों में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि r अपॉन l। तो r को मैं l साइन थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, r को l साइन थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो देखो क्या बन जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, r की जगह क्या लिखना है, l साइन थीटा लिखना है डिवाइडेड बाई g। अच्छा ये जो टेन थीटा है क्या मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, बोलो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, l, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो l कॉस थीटा अपॉन में g आ जाएगा। ये आ गया अपने पास में टाइम पीरियड का दूसरा फॉर्मूला, जो कि ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ज़्यादातर आपको l गिवन होगा। तो अब ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, टाइम पीरियड पूछे तो ये फॉर्मूले लगा देना, और अगर वैसे रिलेशन पूछे तो फोर्सेस को बैलेंस करके हमने एक रिलेशन ये फाइंड कर रखा है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये यूज़ करेंगे। तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड। बस ये 3 फॉर्मूले ही हैं, एक तो ये, एक ये, और ये लास्ट में, ये भी याद करना चाहो तो ये भी कर लेना, 3 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज ए मास M एट द अदर एंड। द स्ट्रिंग मैक्स 2 अपॉन पाई रेवोल्यूशंस अराउंड द एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। एक चीज़ याद रखो, अभी हमने जो फॉर्मूला जो बनाया था एक तरह से वो V के टर्म्स में था, और हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिखा था, mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन दे रखी हो या ओमेगा गिवन हो तो आप उसको क्या लिखोगे, mv स्क्वायर अपॉन आर की जगह क्या लिखना चाहिए हमको, mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा गिवन होगा तो उसी के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसको करना, क्योंकि आपको इसने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहले तो ये देखो कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं उनको थोड़ा अलग करके लिख लो, और उसके बाद में आपको इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। अब टेंशन कैलकुलेट करना है और वो m और l की टर्म्स में आंसर लेके आना है। फोर्सेस को वैसे बैलेंस करके देखो, ये एंगल थीटा दे रखा है तो इसके हिसाब से कौन कौन से फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे उसके हिसाब से सोचो। फिर यहाँ पे है अपना m मास। देखो सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं।
आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 2/पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ओमेगा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जो कि होता है 2 f के बराबर, यानी कि 2 पाई इंटू 2/पाई, ये बन गया 4 रेडियन पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब फोर्सेस को बैलेंस करो, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, धागे में टेंशन फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टेंशन का t cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या लेना है t sin थीटा, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर को। तो पहले तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो t sin थीटा किसके बराबर है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये दे रखा है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक काम करते हैं, साइन थीटा को लिखेंगे r/l, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं r/l लिख सकते हैं, इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो आप खुद देखो एक बार कि r तो दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है, और आपको t पूछा है तो t क्या आ जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो तो टेंशन आ गया 16 ml। ये लो जी आंसर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो जैसा आंसर दे रखा ना उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करनी है आंसर को। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज ए मास 100 ग्राम। द स्ट्रिंग मैक्स √5/पाई revolutions per second, then find the angle of inclination of the string। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग बताना है। मतलब कुछ ऐसा सीन है, देखो एक पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम, और उसको धागे से बांध के लटकाया हुआ है, और उसको हम घुमा रहे हैं किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ के ऊपर, ये ऐसे घूम रहा होगा। तो आपको ये बोल रहा है कि जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है √5/पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होगा, ये थीटा कितना रहा होगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 मीटर है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इतनी है, और मास भी आपको दे रखा है कितना 100 ग्राम। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होगा, कितने एंगल पे ये घूम रहा होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये आपको समझ लेना है कि ओमेगा गिवन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2πf वाला फॉर्मूला यूज़ करके। 2π√L cos θ/g, ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो आप फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसका उल्टा कर दो, ये भी ओमेगा वगैरह भी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसको तो लिखोगे 1, देखो फ्रीक्वेंसी का उल्टा यानी कि π/√5 इक्वल टू 2π√L की जगह क्या लेना पड़ेगा 1 cos θ हमको कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू 10 ले लो। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, एक तो पाई तो वैसे उड़ा दो, और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1/5, और ये 4 होके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 इक्वल टू cos θ डिवाइडेड बाई 10। तो देखो cos θ इक्वल टू आ गया 1/2, थीटा आ गया अपने पास में 60 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन देखो, when the string of a conical pendulum makes an angle 45 degree with the vertical, its time period is t1। when the string makes an angle of 60 degree, the time period is t2। find t1 square upon t2 square। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L cos θ/g। इस फॉर्मूले के अंदर ये बोल रहा है कि जब हमने इस कॉनिकल पेंडुलम को घुमाया तो जब एंगल 45 डिग्री था तो इसका टाइम पीरियड कितना है t1, और जब एंगल 60 डिग्री हमने रखा तो जो टाइम पीरियड है वो t2 है। यहाँ पे बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, ध्यान से देखो 2π कांस्टेंट, L मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, चाहे तेज घुमाओ कॉनिकल पेंडुलम को या धीरे घुमाओ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो L ही रहेगी। रेडियस ऑफ द सर्कल ज़रूर चेंज होगी, अगर आप
तेज घुमाओगे ना उसको तो वो बड़ी रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, और धीरे धीरे घुमाओगे तो वो छोटे से सर्कल पे घूम रहा होगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल डिपेंड कर रही है थीटा पे, लेकिन जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो डिपेंड नहीं कर रही। तो एल कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट होता है, तो सीधा सीधा टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर बोला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉस थीटा के। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, बोलो। t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2। तो आंसर होगा √2/1। √2/1 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है।